कर्पूर देवी शादी कर दी थी। हेलो, रिपोर्ट अब बोलने लगी है क्लास रिपोर्ट में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये टॉपिक है ना, तो आपको यही करना पड़ेगा, जितना है उतना। ठीक है, सॉरी क्लास रिपोर्ट नहीं हुई। चंद्रमोहन डीबी कैसे आया? डीबी मतलब इतने एरिया में क्या हो रही है अपनी स्मॉल, क्या बन रही है अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इतने में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है अपनी, इतने के अंदर वो क्या होगा अपना डीबी होगा बच्चे। ठीक है, वो अपना क्या होगा डीबी होगा। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से क्या आएगा डीबी डीबी प्रोपोर्शनल आएगा किसके आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखें तो डी बी इज इक्वल टू, मैं इसकी जगह क्या लगा सकता हूं के लगा सकता हूं, कांस्टेंट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इफ के इज इक्वल टू माना जाता है म्यू नोट 4 पाई। ठीक है, वो चीज थी ना अपनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, कहां पर है? हमने के की जगह लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कूलम्ब्स लॉ में। यहां पर के की जगह हम क्या लेंगे म्यू नोट अपॉन में 4 पाई। जो चीज मेरी क्या कहलाएगी म्यू नोट मेरी क्या कहलाएगी परमेबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस। मतलब जो म्यू नोट है मेरा वो मेरा क्या कहलाएगा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस वो मेरा क्या कहलाएगा म्यू नोट कहलाएगा। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो साइंटिफिक प्रूव्ड वैल्यू है वो मेरी कितनी है 10⁻⁻⁷ है। ये याद कर लेना, म्यू नोट 4 पाई की वैल्यू क्या है 10⁻⁻⁷ है। तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये मेरा किसके केस में होगा? ये मेरा है एक स्केलर के, स्केलर में। ये मेरा किस में स्केलर में। अगर मैं वेक्टर में निकालूं तो डी बी एक वेक्टर क्वांटिटी है इज इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट होता है मेरा, मतलब स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट। डी एल लेंथ मेरी क्या है, लेंथ नहीं एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इसे, इनटू आर। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर एक वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ये मेरा यहाँ पर क्या होगा वेक्टर फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म के अंदर नीचे भी और आएगा, इसके नीचे मैंने लिखा नहीं, आर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो मेरा नीचे क्या हो जाता है आर की क्यूब हो जाता है। वहां पर आर की क्यूब होता है ना वेक्टर फॉर्म में मेरा, वहां पर जब हमने कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म किया था वो, तो यही सेम केस इसमें आएगा। इसके नीचे भी मेरा क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा एक वेक्टर फॉर्म में होगा। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट हो तो बता दीजिए। किसी बच्चे को डाउट हो तो बता सकते हो आप यहाँ तक।
ओके प्रियंका, थैंक यू। कोई डाउट नहीं है अभी, आगे बढ़े। देखो भाई, आगे बढ़ो। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ बी की बात करेंगे हम यहाँ। मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ बी, बी की। चंद्रमोहन, जो क्यूब वाला रिपीट करने वाली बात है ना, आप मैंने उसमें करवाया था आपको, कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म करवाया था, उसके अंदर अपना नीचे क्यूब आया था ना, वो वही क्यूब मैंने यहाँ लगाया, डायरेक्टली इसको किया है कि इसके नीचे भी क्यूब आएगा। मैंने इसका प्रूव नहीं करवाया, ना एग्जाम पूछता इसका प्रूव। उसका एग्जामिनर प्रूव पूछता है बहुत बार, इसका प्रूव पूछता नहीं, इस वजह से मैंने इसके नीचे डायरेक्टली क्यूब लगा के और ऊपर मैंने आर से मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब आर से मल्टीप्लाई करवा दिया और आर से डिवाइड करवा दिया। जाहिर सी बात, आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड करवाओगे, जैसे मान लो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मैं आर से मल्टीप्लाई करवा दूं और आर से डिवाइड करवा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा नीचे क्या हो जाएगा, आर की क्यूब हो जाएगी, और ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। जाहिर सी बात है, आर वेक्टर मेरा मल्टीप्लाई आ गया ऊपर तो, और नीचे मैंने आर की क्यूब कर दी। वही हम जर्नल साइज में पर्पज यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी मैंने इसका प्रूव करवाया है पहले, आप वहां से देख सकते हो इसका प्रूव। डायरेक्शन ऑफ बी की मैं बात करूंगा। अब मैं ना एक चीज, कैमरा ऑन कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। देखो भाई, डायरेक्शन ऑफ बी की अगर मैं बात, बी की अगर मैं बात करूं, भी डायरेक्शन ऑफ बी मेरी क्या होगी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बी मेरी क्या होगी, देखो अगर मेरा इस तरीके से है, ठीक है, अगर मेरा इस तरीके से राइट हैंड की बात करूं, मैं राइट हैंड थंब रूल हमने पहले किया, बहुत बार किया था राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं इस तरीके से बात करूं, अगर मैं इस तरीके से बात करूं, तो मेरी देखो ये रोटेशन में आ रही है ना, फिंगर्स वो देखो मेरी रोटेशन में आ रही है, फिंगर्स देखो मेरी रोटेशन में आ रही है ना। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरी इनवर्ड है, अगर मेरी इनवर्ड है तो मेरी फिंगर रोटेशन में आएगी, और अगर मेरी क्या आउटवर्ड है, मतलब आउटवर्ड है, अगर मेरी आउटवर्ड है तो मेरी क्या होगी, फिंगर मेरी दूसरी साइड रोटेशन में आ जाएगी। अगर मेरी इनवर्ड है और आउटवर्ड है तो मेरी रोटेशन में आएगी। इस तरीके से ये फिंगर है ना, ये फिंगर ही हमें क्या करेगी, पता करेगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, कि फिंगर ही मैग्नेटिक फील्ड की पता करेगी। इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर जा रही है ऊपर, ठीक है, तो इस तरीके से मेरी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। अगर नीचे लूंगा मैं तो मेरी अपोजिट हो जाएगी, मतलब है नीचे लूंगा तो मेरी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ऊपर लूंगा तो मेरी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यूज की जाती है। आगे देखूं, अगर मैं इसमें बताऊं, इसमें इसकी डायरेक्शन के बारे में, अमित अपना कैमरा ऑफ करो, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्या आएगा मेरा, डी एल क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, स्क्रू रूल ऑफ राइट हैंड। राइट हैंड स्क्रू रूल से, जो मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया है, वो राइट हैंड स्क्रू रूल से आएगा। जैसे मान लो ये मेरा इलेक्ट्रिक करंट के केस में बात करूं मैं, मेरा इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है,
डीएल, क्लियर। मैंने पी पॉइंट एक यहाँ लिया, यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन करवाया इस पी पॉइंट को, ठीक है। थीटा एंगल से मेरा ज्वाइन हो चुका है। अब थीटा एंगल से ज्वाइन हो चुका, आर इसका क्या है, वेक्टर है। अब देखो ये रोटेशन मेरी कुछ इस तरीके से होगी, ये रोटेशन मेरी क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी जब मेरा यहाँ पर है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कैमरा ऑन करके, देखोगे आप, ये देखो मेरी यहाँ पर ये चीज है मेरी, इस तरीके से रोटेशन हो रही है। मतलब यहाँ से शुरू किया मैंने, इस तरीके से रोटेशन मैंने शुरू कर दी। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ बिल्कुल परपेंडिकुलर एट द थीटा एंगल इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर आ चुका हूँ मैं एट थीटा एंगल इज 90 डिग्री। अब मैं 90 डिग्री एंगल पर परपेंडिकुलर आया हूँ, 90 डिग्री एंगल पर परपेंडिकुलर आया, तो इतनी चीज मेरी क्या होगी, इनवर्ड होगी, इनवर्ड होगी। अब मैं बात करूं यहां पर, अब मैं बात करूं यहां पर, मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया Q, ये P था मेरा, एंगल मैंने ले लिया यहां पर थीटा एंगल, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। R टू वेक्टर मैंने यहां पर ले लिया, R2 वेक्टर मैंने यहां पर ले लिया। अब देखो इसके केस में, इसके केस में देखो, इस पॉइंट के केस में, ठीक है, इसके केस में देखोगे तो मेरी यहां पर ये चीज आ चुकी है। अब मैं यहां पर हूं, अब मेरी इस तरीके से आ रही है, कुछ इस तरीके से आ रहा है मेरा, इस तरीके से हो रही है, ये फिंगर है मेरी, ठीक है। इस तरीके से मेरी रोटेशन हो रही है इसके अंदर, इस तरीके से मेरी क्या होगी, इसमें रोटेशन बनेगी। अब इस तरीके से रोटेशन बनेगी मेरी इसमें, तो वो चीज मेरी क्या कहलाएगी, दिस इज ए आउटवर्ड, मतलब बाहर की ओर जा रही है, आउटवर्ड। अब कई बोलेगा, किसी का डाउट आएगा, एक जस्ट अभी आने वाला ही है, हो सकता है कुछ बच्चों के डाउट आए एक चीज में कि सर आपका जो फिंगर है, थंब है, वो तो सेम है, थंब है वो तो सेम है। अब थंब की बात मैं नहीं कर रहा बच्चे, यहाँ मैं यहाँ पर थंब की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर किस चीज की बात कर रहा हूँ, इस फिंगर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो तो ये फिंगर अंदर आ रही है, अंदर आ रही है ना, ये फिंगर यहाँ पर अंदर आ रही है ये फिंगर, और मैं क्यू पॉइंट पर देखो तो क्यू पॉइंट पर वो फिंगर मेरी क्या जा रही है, बाहर जा रही है। क्यू पॉइंट पर वो मेरी फिंगर कहां जा रही है, बाहर जा रही है। यहां पर तो ये अंदर आ रही है, लेकिन इस पॉइंट से जो मेरी फिंगर जानी थी वो मेरी क्या जा रही है, बाहर की डायरेक्शन में जा रही है। मतलब यहां पर मेरी फिंगर क्या देखो, यहां पर मेरी फिंगर इस तरीके से अंदर आ रही है, और क्यू पॉइंट पर मेरी फिंगर कहां जा रही है, बाहर जा रही है। क्यू पॉइंट पर मेरी फिंगर कहां जा रही है, बाहर जा रही है। इस चीज से हमें पता चलेगा कि कौन सी इनवर्ड होगी, कौन सी आउटवर्ड होगी, कौन सी चीज इनवर्ड होगी, कौन सी आउटवर्ड होगी। घर पर आराम से इस वीडियो का जब ये लिंक अपलोड हो जाए, उस टाइम फ्री माइंड से इस चीज को आप नोट करना, देखना कि किस तरीके से मैंने बताया। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं कैमरा ऑन कर रखा है मैंने, कि ये चीज है मेरी फिंगर अंदर की ओर आ रही है, फिंगर मेरी अंदर की ओर बन रही है, और क्यू पॉइंट पर फिंगर मेरी कहां जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, ठीक है। इस वजह से इनवर्ड और आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन है बन जाती है। इसी तरीके से इसकी इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। किसी बच्चे कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में मैं बता देता हूँ बायोट सेवर्ट लाके, ठीक है। सिमिलरिटी और डिफरेंस है वो आप खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरिटी और डिफरेंस आपकी प्रदीप की बुक मैंने बता रखी है, उस बुक के अंदर अच्छे से दे रखा है डिफरेंस और इनके बारे में, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ
मैं समझा नहीं प्रियांशु स्क्रीन का मतलब। इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो दिस लॉ इज वैलिड फॉर symmetrically symmetric current symmetric current distribution symmetric current distribution this law is applicable only to conductors of very small length carrying current। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या रहेगा, दिस लॉ इज लेंथ analogs to coulombs in electrostatics। परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी और इनवर्ड होगा क्या सर प्लेन? अरे परपेंडिकुलर और इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इनवर्ड का। परपेंडिकुलर ऐसा कुछ नहीं होता। अपने माइंड के अकॉर्डिंग ये सेट कर सकते हो भी 0 to 90 डिग्री जाएगा तो वो चीज मेरी क्या होगी, इनवर्ड होगी, और 90 से अब हो जाएगा वो मेरा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये चीज अपने माइंड में फिक्स कर सकते हो। या फिर ये माइंड में कर सकते हो कि 180 तक का तो मेरा क्या चलेगा, इनवर्ड चलेगा, और 180 से 360 तक मेरा चलेगा आउटवर्ड। 180 और 360 के बीच में कर लो, वहां से क्लियर हो सकता है। एक न्यूज मिल चुकी होगी आपको। न्यूज ये थी कि आगे के जो आपके एग्जाम्स हैं वो एज पर सेमेस्टर सिस्टम शुरू होंगे। एज पर क्या होंगे, सेमेस्टर सिस्टम में शुरू होंगे। मतलब कि आपके जो एग्जाम होंगे वो एक सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होंगे, सेमेस्टर के ऊपर डिपेंड चलेंगे आपके सारे के सारे एग्जाम। ठीक है, कल ही गाइडलाइन आई है, आपने देखी होगी। कल की गाइडलाइन है, ग्रुप के अंदर भी शेयर हुई थी, ग्रुप के अंदर शेयर कर दी गई थी कि एग्जाम है आपके वो क्या होंगे, सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर होंगे। सेमेस्टर सिस्टम वो फिर से अप्लाई होगा। नवंबर या दिसंबर के अंदर आपके 50% सिलेबस के एग्जाम हो जाएंगे और आगे आपके क्या होंगे,
अनदर 50% के एग्जाम में होंगे, जो कि आपके कब चलेंगे, आगे एग्जाम में चलेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, मैं शेयर कर देता हूं आपको स्क्रीन। देखो, जो भी आपके सिलेबस की इंस्ट्रक्शन होगी सीबीएसई की, वो क्या होगी, वो कौन सी होगी, सिलेबस विल बी, जो भी आपका सिलेबस होगा उसको रिड्यूस कब किया जाएगा, रेशनलाइज कब किया जाएगा, जुलाई के एंड तक कर दिया जाएगा। डिवाइड कर दिया जाएगा टू टर्म्स में, कौन सी टर्म्स फर्स्ट टर्म में आएगी, कौन सी सेकंड में आएगी। स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक है, इट्स हिट फॉर एग्जामिनेशन अंडर द सुपरिटेंडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ऑब्जर्वर इन वन टर्म इन स्कूल एंड सेकंड टर्म इन बोर्ड सेंटर। फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा वो आपको स्कूल के अंदर ही देना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या होगा, वहां से एग्जामिनर आएगा, सुपरिटेंडेंट आएगा, वही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। सेकंड टर्म क्या होगी, विल बी ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट टर्म क्या होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। सेकंड टर्म हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव दोनों हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है एमसीक्यू वाली फॉर्म में होगी फर्स्ट टाइप। स्कूल नीड टू कीप रिकॉर्ड, मतलब स्कूल को रिकॉर्ड वगैरह पूरा मेंटेन करना, जो भी आपके सेशनल होते हैं उनका, चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो सारा का सारा वहां पर एज इट इज अपना बनता है। ठीक है, नोटिस भी आया इसका अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। ये देखिए, आपने अपने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा, नोटिस आया हुआ है, एक विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर नोटिस। ये नोटिस आया हुआ है जो कि आपको टू टर्म्स में डिवाइड होगा आपका सिलेबस। ये देखो, टेंथ का होगा और ट्वेल्थ का होगा। टेंथ और ट्वेल्थ का सिलेबस है वो एक सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, टर्म्स बना दी गई है स्पेशल स्कीम्स ऑफ 2021 और 22 के लिए ही है, मतलब 21 और 22 के लिए ही होगी। जैसे आपका वन पीरियोडिक टेस्ट हुआ है, उस तरीके से टोटल आपको 3 पीरियोडिक टेस्ट देने पड़ेंगे। 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे आपके लास्ट तक। ठीक है, उसके बेसिस पे होंगे आपके पूरा का पूरा। हो सकता है इस चीज को आईटी प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन के अकॉर्डिंग कंडक्ट करवा दिया जाए फर्स्ट टर्म के अंदर जो टाइमिंग मिलेगी वो आपको 90 मिनट्स की मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 90 मिनट्स का होगा और 50% उसके मार्क्स होंगे। ठीक है, 50% मार्क्स उसके सिलेबस, 50% सिलेबस आएगा, 90 मिनट्स का वो एग्जाम होगा, तो 50% ही मार्क्स उसके सेकंड टर्म में ऐड होंगे। मतलब क्या होगा कि टोटल जो डीएमसी बनेगी आपकी, वो फर्स्ट टर्म की 50% और सेकंड टर्म की 50% दोनों ऐड ऑन होके फिर आपका सिलेबस बनेगा पूरा का पूरा, और फिर आपकी डीएमसी बनेगी वहां पर। तो आपके लिए बेस्ट चांस है कि आप इस चीज का फायदा उठाओ अच्छे से। ठीक है, इस चीज का आप अच्छे से फायदा उठाओ, आपके कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। जितनी फिजिक्स होगी वो आपको शॉर्ट फॉर्म में भी करवा दी जाएगी। जैसे ही अपना स्कूल रीओपन होगा, हाफ सिलेबस की बात बोली, हाफ सिलेबस ज्यादा से ज्यादा फोर्थ यूनिट तक देगा, फोर्थ यूनिट तक देगा। थर्ड यूनिट अपनी ऑलरेडी रनिंग में है। जब तक आपका स्कूल में आओगे आप, तब तक हमारी क्या होगी, थर्ड यूनिट फिनिश कर चुके होंगे। बचेगी क्या, सिर्फ एक यूनिट फोर्थ, लास्ट एक फोर्थ यूनिट बचेगी अपनी। उस फोर्थ यूनिट के बेसिस पे अगर मैं मान के चलूं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ की, अगर 1 अगस्त को अपना स्कूल रीओपन होता है तो 1 सितंबर तक आपका सिलेबस क्या है, फिनिश हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, अक्टूबर और सितंबर 2 महीने अपने पास बचेंगे। उसके बाद में उस टाइम हम क्या करेंगे, जो एनडीए है, एयरफोर्स है, या फिर कोई बीएससी एग्रीकल्चर की भी आगे तैयारी करेगा नेक्स्ट ईयर +2 के बाद, उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में फिजिक्स को करेंगे। मतलब जल्दी जल्दी कवर करेंगे फिजिक्स को। जहां पर आपके ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए, ठीक है, उनको आप इजीली क्रैक कर सको 90 मिनट में। आपको यह था नहीं पूरा डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा, नहीं, आपको डायरेक्टली उसका फॉर्मूला ही लिखना है। समझो, आवाज नहीं आएगी आपकी, बोलने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि माइक लगा हुआ है मेरे।
आज ना तो मेरे पास हेडफोन है ना ईयरफोन है, इससे मैं आपकी आवाज नहीं कंडक्ट कर सकता। कमेंट कर दीजिए आपका कोई इशू है तो। अनीता कमेंट कर दीजिए आपका कोई इशू है तो, लेकिन आवाज नहीं ले पाऊंगा, आपकी आवाज नहीं आएगी, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो आपके लिए एक बेस्ट चांस है कि इस टाइम आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो ऑप्शनल टाइप में, ठीक है। तो बाकी अगर आपको किसी को क्लासेस की रिक्वायरमेंट है ऑफलाइन क्लासेस की, तो ऑलरेडी आदमपुर में मैंने मेरी एकेडमी में बैच शुरू कर दिया है +2 का, ठीक है। तो आप यहाँ पर आइए, क्लास अटेंड कीजिए। यहाँ पर भी 3rd यूनिट ही आज शुरू होगी, 1st और 2nd यूनिट यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, और 1st यूनिट में फिर से दोबारा दूसरे बैच में 1st यूनिट दोबारा से मैंने शुरू करवा दिए, 2 दिन हुए मुझे करवाते हुए। तो आप यहाँ पर आकर अपना जो स्कोर है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं अपना, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न, अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड से भी फिजिक्स यहाँ पर आपको करने को मिलेगी, शॉर्टकट मेथड से भी यहाँ पर आपको फिजिक्स करने को मिलेगी। तो आप उस चीज से भी बेफिक्र रहिए, उस चीज से भी आपके कोई इश्यू नहीं आएगा कि आपकी फिजिक्स है वो शॉर्टकट से नहीं हो रही है, ठीक है। या आपकी फिजिक्स को मैं बात करूं कि हमें पूरा का पूरा डेरिवेशन सोल्व करने को मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर शॉर्टकट का उसने बोला है तो शॉर्टकट में भी मैं करवाऊंगा और लॉन्ग फॉर्म में भी मैं करवाऊंगा, दोनों ही फॉर्म में मैं करवाऊंगा अकेडमी पे। स्कूल की बात है, स्कूल में अगर अपना जल्दी रीओपन हो जाता है तो मैं दोनों फॉर्म में स्कूल में लेके चलूंगा, अदरवाइज अपनी एक फॉर्म है जो लॉन्ग मेथड है, वो लॉन्ग मेथड तो अपना चलता ही रहेगा स्कूल के अंदर। तो अपने स्कूल वाले बच्चे हैं, जो भी कोई आना चाहता है उसको फीस के एडजस्टमेंट में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हालांकि हूं तो मैं कमीशन पे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अपनी एडजस्टमेंट हो जाएगी। कोई बच्चा यहाँ पे कोचिंग लेना चाहे तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। और आप देख ही रहे हो मेरे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है 3D अकेडमी का, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वेदांतु और अनअकैडमी के अध्यापक आपके शहर में। अनअकैडमी पे ऑलरेडी मैं सेटल्ड हूँ, वेदांतु पे आपके जो केमिस्ट्री के टीचर होंगे यहाँ पे वो वेदांतु पे टीच करते हैं ऑलरेडी। तो अपने पास जो फैकल्टी है वो बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको टीच किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप डेमो वगैरह लेके देखिए 2-3 दिन तक, ठीक है, अगर आप आ सकते हो तो। अदरवाइज यहाँ अपनी चल ही रही है स्कूल के अंदर, उसमें कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू एवरीवन।